इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। मैं हूं अशरवान और आप इस वक्त मुझे यूट्यूब और फेसबुक के ऑफिशियल पेज से देख रहे हैं। तो गैस, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर है वो अमेरिका में गए। IMF के साथ उन्होंने डील की जिसकी मद में उन्हें $1 बिलियन नया कर्जा और $2 बिलियन जो है उन्हें पिछले जो एक प्रोग्राम था उसे रिट्राइव किया, यानी कि उन्हें तकरीबन टोटल $3 बिलियन का कर्जा मिल गया। तो क्या कभी आपने गौर किया है कि पाकिस्तान हमेशा IMF के पास ही क्यों जाता है, या फिर पाकिस्तान का IMF के साथ इतना बड़ा लव अफेयर क्यों है कि हमेशा पाकिस्तान एक नाराज़ महबूब की तरह IMF को मनाता फिरता है? या फिर कभी आपने सोचा हो कि ये पाकिस्तान IMF के पास कब से और क्यों जाना शुरू हुआ? तो आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसके बारे में कि पाकिस्तान कब से IMF के पास जाना शुरू हुआ, इसके लिए आपको तहरीक के औराक ज़रा खंगालने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर पहले जो 10 साल थे तकरीबन, उनमें पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो बिज़नेस का कोई प्रोटोकॉल, कोई प्रोसीजर और कुछ भी नहीं था। इस तरह जो चंद एक घर थे, यानी कि तकरीबन 17 फैमिली जो थी, उनके पास पाकिस्तान की इकनॉमिक फार्चून की सारी जो भाग दौड़ थी। ये वो वाले ख़ानदान थे जो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट थे या बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या लैंडलॉर्ड्स थे, फ्यूडल्स थे या मिलिट्री के पर्सनल्स थे। ये वो लोग थे जिन्होंने जो अयूब खान है उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है जितवाने के लिए भी अपना अहम रोल अदा किया था। इसके बाद अगर आ जाएं हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरा में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरा में भी इकनॉमिक की कोई ख़ास पॉलिसी नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ उसने जो फोकस किया था वो प्राइवेटाइजेशन की बजाय नेशनलाइजेशन की तरफ फोकस किया था। यानी सारे के सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ थी, बड़े बड़े जो बैंक्स थे, उनको उन्होंने नेशनलाइज करने की कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इसके बाद अगर हम बात करें ज़िया दौर की, तो ज़िया दौर में इस तरह हुआ कि इकनॉमिक पॉलिसी इसमें ना तो वो भुट्टो वाले को भी इसने ओवरथ्रो किया और साथ ही जो थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसने लेकर चला। साथ ही साथ क्योंकि वार ऑन टेरर चल रही थी और वार ऑन टेरर पे हमें डॉलर जो है अच्छे से मिल रहे थे, उधर से डॉलर और इधर से थोड़ा बहुत हम क्या काम करते इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में और दूसरे सारे के सारे जो है एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो 1985 तक तकरीबन सब कुछ ठीक चल रहा था। इसलिए आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि अर्ली जो 80s थे या 90 तक जो पाकिस्तान है वो मोस्ट इमर्जिंग कंट्री था। डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे जो है बेहतरीन इसकी ग्रोथ रेट थी। ये जो सारे एक मतलब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी इसको एक हाई डेवलपिंग कंट्री जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि पाकिस्तान जिसने सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान बनना था वो अफ़गानिस्तान के बराबर बन गया है। तो इसके लिए भी 1985 में जब अमेरिका ने हम पे प्रेसलर तरमीम लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से एड्स आना बंद हो गई, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के तनज़ली का दौर जो है वो शुरू हो गया। अगर हम बात करें IMF में, तो हम 1990 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पहली बार IMF के पास गए। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया, ज़िया के कत्ल के बाद या शहादत के बाद जो भी आप कह लें, उसके बाद जब तो ख़जाने में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की जो इकानमी चलाने के लिए हमारे पास कख भी नहीं था। तो भुट्टो ने क्या, बेनज़ीर भुट्टो ने ये फ़ैसला किया कि हम क्यों ना IMF के पास जाएं, वहाँ से लोन उठाएं और उससे हम अपने कंट्री में जो है इकनॉमी की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, जिससे हमारी इकानमी का ज़रा पहिया जनरेट होगा, ग्रोथ होगी और उससे कुछ जो प्रॉफिट बच जाएगा उससे हम जो है लोन पे बैक करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने अर्ली 90s के दौर में देखा होगा कि कभी भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तो कभी नवाज शरीफ, कभी भुट्टो कभी नवाज शरीफ, इस तरह ये जो है एक उलटबाजी जो है चलती रही। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए और मुशर्रफ साहब के दौर में भी फॉरेन फंडिंग जो है काफ़ी से होने लगी। लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि हमारा जो लोन है वो एक्यूमुलेट होता गया। एक लोन को पे करने के लिए हम फिर दोबारा से लोन उठाते थे। अब आगे बात करते हैं कि हमें IMF से ही पैसे क्यों उठाने पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, किसी भी कंट्री से जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको चाहिए होते हैं डॉलर्स। अब आपके पास डॉलर लेने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, बल्कि तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो आप एक्सपोर्ट करें, यानी कि आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री से ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें कि जो आप एक्सपोर्ट कर सकें। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर्स मिलेंगे, उन डॉलर्स के बदले में आप इंपोर्ट कर लेंगे। दूसरा, आपको डॉलर मिलने की सबसे जो एक और सोर्स हो सकता है वो रेमिटेंसेस है, यानी कि जो पाकिस्तानी या जो नेशनलिस्ट पर दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो जो उधर से मनी भेजेंगे तो वो डॉलर्स होंगे। इससे भी हमारे जो है
डॉलर्स हमारे पास आ जाएंगे। और अगर ये दोनों सोर्सेज भी हमारे जो इंपोर्ट्स को पूरा ना कर पाएँ, जो कि हमने मेडिसिन्स लेनी होती है, हमने फ्यूल्स लेना होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमें पेट्रोलियम वगैरह पे सबसे ज़्यादा जो पे करना पड़ रहा है, और इस तरह की जो दूसरी इवन के इंडस्ट्री के लिए आपको जो मशीनरी के लिए जो भी इंपोर्ट्स चाहिए होती हैं वो आपने लेनी होती है, कारें वगैरह, मोबाइल वगैरह, हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं। हम तो अभी जो एग्रीकल्चरल होने के बावजूद हम जो है शुगर और वीट वगैरह भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो इंपोर्ट्स को मीट करने के लिए हमें जो डॉलर चाहिए होते हैं, तो वो डॉलर जो हमारी ना तो एक्सपोर्ट पूरा कर रही है, ना ही हमारे रेमिटेंसेस पूरा कर रहे हैं, और ये जो डिफरेंस है इसको मीट करने के लिए हमें जो है लोन लेना पड़ता है, डॉलर लेने पड़ते हैं। और एक हमें डॉलर की ज़रूरत होती है, जो हमने अब तक तकरीबन लोन लिया है जो भी, उस पर जो हमने पेमेंट करनी होती है ना, यानी डेट रीपेमेंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है 5% हो, 10% हो, वो जो भी आप एक मुआदा होता है उसके तहत, तो उसको पे करने के लिए और लोन पे बैक करने के लिए सारी जो भी हमें मनी चाहिए होती है वो भी डॉलर्स में चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, डॉलर लेते हैं डॉलर को पे बैक करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट के लिए। और हालांकि दूसरे कंट्रीज़ में आप देख लें, सिंगापुर को देख लें, कोरिया को देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन इंडिया और जो है बांग्लादेश, वो भी इकानमी में अब मोस्ट इमर्जिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने भी यही वाला जो प्रोसेस है अप्लाई किया था, यानी उन्होंने भी ऐसे ही IMF वगैरह से लोन्स लिए और ख़ुद अपनी जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की, उससे क्या है इंपोर्ट की बजाय उन्होंने एक्सपोर्ट रेंटेड इंडस्ट्रीज़ का इनकाद किया, और उससे उनकी जो एक्सपोर्ट है काफ़ी हद तक बढ़ी, जिससे उन्होंने लोन जो है वो भी रीपे किया, और साथ ही साथ अपनी जो कंट्री है, अपनी जो इकानमी है, उसे भी सही से चैनलाइज किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके सारा कुछ बरक्स है। जो हमने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देखे होते हैं या सोचे होते हैं लोन लेकर के हम ये लोन लेंगे, इससे ये हम कर पाएंगे, तो वो हम नहीं कर पाते, जिससे ये डेट जो है हमारा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और तकरीबन अभी की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 100 बिलियन डॉलर्स को जो है हमारा जो डेट है फ़ॉरेन वो क्रॉस कर चुका है। ये कोई थोड़ी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। अब ये तो यहाँ तक बात होगी। इस पे एक और बात आ जाती है कि जो IMF या इस तरह के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो मॉनेटरी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, तो भाई इनकी जो है ना शराइत ही इस तरह की होती हैं जिससे कोई हमारी ग्रोथ वगैरह या जो डोमेस्टिक हमारी कोई इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ये बेटर नहीं होती। तो इस पे भी दो नैरेटिव हैं। एक तो कुछ तो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका इतना IMF या इन इंस्टीट्यूशंस का रोल नहीं होता जितना कि आपका डोमेस्टिक का रोल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप देख लें, मलेशिया को देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इन्होंने भी तो लोन्स लिए थे और इन्होंने अपनी कैसे उन लोन्स को लेकर ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज़ किया। लेकिन पाकिस्तान इसके बरक्स है। वैसे भी आप देखें तो आप जब भी किसी डोमेस्टिक बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, आप मिज़ान बैंक से लें, HBL, UBL किसी से भी लें, तो उनकी कुछ शराइत होती हैं। ये नहीं कि बगैर आपको शराइत के कर्ज़ा मिल जाए, उनकी क्लियर शराइत होती है कि ये शराइत आपने मीट करनी है तो आपको इतना कर्ज़ा मिलेगा। बिल्कुल इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसी तरह आपको कर्ज़ा देते हैं। लेकिन जब आप उनकी वो शराइत नहीं मानते और दूसरी बार जब उनके पास जाते हैं तो फिर वो शराइत जो है पहले से भी संगीन हो जाती हैं। यही वजह है कि उन्होंने जैसे PTI के दौर में कुछ लोन की बात की और फिर बाद में जो है वो उस लोन से IMF मुकर गया, यानी $2 बिलियन जो है अभी जो रिट्रीव हुआ है वो मुकर गए थे। तो ये सारी बातें हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना है तो करें, नहीं तो ना करें, और साथ ही Facebook पेज भी लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।